औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़े हैं वो गायनोकोलॉजी है और जो टॉपिक हम पढ़े हैं वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है। हम इसको मिलकर समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है। वैसे जो हमें इसका कंसेप्ट है वो यही है कि यूट्रस के बाहर ही कहीं पर इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। Ectopic pregnancy is one in which the fertilized ovum is implanted and develop outside the normal endometrial cavity। तो जो fertilized ovum है कि जो ovum है वो fertilize हो चुका है, sperm के साथ वो fertilize हो चुका है, वो implant हो रहा है और develop हो रहा है outside the normal endometrial cavity। जो endometrial cavity थी, जो uterus की endometrial cavity थी, उसके अंदर implant होने के बजाय वो कहीं बाहर implant हो रहा है और कहीं बाहर develop हो रहा है। फिर उसके बाद इंसिडेंस बता दिया जी। इंसिडेंस इज़ इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली इन फास्ट फ्यू डिकेड्स। तो जो इसका जो इंसिडेंस है, जो इसके चांसेस हैं होने के, वो बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। 3 to 4% इन ऑल प्रेगनेंसीज। सब प्रेगनेंसी में से 3 से 4% एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती हैं। 1 in 300 एंड 1 in 150 डिलीवरीज। 300 में से 300 डिलीवरीज में से एक डिलीवरी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की होती है, या 150 में से एक डिलीवरी जो होती है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की होती है। देयर इज़ अ 7 to 13 फोल्ड इंक्रीज इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। तो अब 7 से 13% जो इंक्रीज़ हो रहा है सब्सिक्वेंट, अब जो आने वाली जो प्रेगनेंसीज है उसमें उन्होंने हमें एक रेंज बता दी है कि 7 से 13 जो फोल्ड है गुना ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और चांस ऑफ इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसीज 50 से 80%, और जो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं वो 50 से 80% है। हमने कुछ इंसिडेंट्स देख लिया कि 3 से 4% होती हैं जी हर प्रेगनेंसी में से। फिर हमने डिलीवरीज देख ली 300 में से 1 और 150 में से 1। और फिर 7 से 13 फोल्ड की हमने बात की है कि सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसके अंदर इसकी मतलब ये रेंज है। और फिर जो नॉर्मल होती है यूट्राइन प्रेगनेंसी होती है वो 50 से 80% होती है। फिर ये टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन उसने बता दिया है, टाइप्स बता दिए हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की ही टाइप्स हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन के हिसाब से कि वो कहाँ पर इम्प्लांट हो रही हैं। तो सबसे पहले उसने हमें बताया है कि एक्स्ट्रा यूट्रिन आ जाता है जी, और यूट्राइन यूट्राइन के अंदर हो रही है। तो उसने हमें बता दिया है कि सर्विकल रीजन में हो रही है, एंगुलर या सिजेरियन या फिर कार्नवल। तो ये चार बातें उसने, थोड़ा ब्लर है ये डायग्राम लेकिन हमने इसको पढ़ लिया। सर्विकल जो कि <1% चांसेस होते हैं कि सर्विक्स के रीजन में जाकर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो। फिर एंगुलर, दूसरे नंबर पे एंगुलर लिखा हुआ है। तीसरे में उसने लिखा हुआ है सिजेरियन, और चौथे में लिखा है कॉर्नल। 3 C से आ जाते हैं, सर्विकल, सिजेरियन और कॉर्नल, और सिर्फ एक है एंगुलर। ये हमने देख ली। और एक्स्ट्रा यूट्राइन में उसने मज़ीद 3 बात कर दी। ट्यूबुलर हो सकती है, ओवेरियन हो सकती है और एब्डोमिनल हो सकती है। ट्यूबल यानी फलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकती है, ओवेरियन ओवरी के अंदर हो सकती है और एब्डोमिनल में हो सकती है। ट्यूबल के अंदर जो उसने कुछ पार्ट्स बता दिए वो आगे नीचे डायग्राम में भी हमें नज़र आएंगे। एम्प्यूला लिखा हुआ है, इस्थमस है, इंटस्टिशियल और इनफंडिबुलम है। तो एम्प्यूला भी ट्यूब का एक पार्ट होता है, इस्थमस भी फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट है, इंटस्टिशियल रीजन भी आ जाता है और इनफंडिबुलम आ जाता है। और एब्डोमिनल के अंदर अभी हम इसको बस क्विक सा ओवरव्यू इसका ले रहे हैं इस डायग्राम का। और प्राइमरी और सेकेंडरी, एब्डोमिनल में प्राइमरी होती है और सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंडरी में उसने हमें बता दिया इंट्रा पेरिटोनियल आ सकती है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आ सकती है। ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल हो सकती है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हो सकती है, ये उन्होंने बता दिया। तो इस तरह हमने यूट्राइन के अंदर कुछ चीज़ें देखनी, सर्विकल, एंगुलर, सिजेरियन और कार्नुअल। और ट्यूबुलर में हमने एम्पुला, इस्थमस, इंटस्टिशियल, 3 I से इस्थमस भी, इंटस्टिशियल भी और इनफेंडिबुलम भी, हमने इसको जल्दी से देख लिया। और एब्डोमिनल में आ जाता है जी प्राइमरी और सेकेंडरी। और इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी ही एब्डोमिन की होती है, तो इंट्रा पेरिटोनियल आ जाती है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल आ जाती है, जो कि ब्रॉड लिगामेंट और रेयर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो फिम्ब्रिया, नीचे से फिम्ब्रिया से शुरू करते हैं। जो फिम्ब्रिया होती है वो 11% होती है। हाँ जी, हम फिम्ब्रिया की बात कर रहे थे और हमें नज़र आ रहा है कि वो 11% है, और फिम्ब्रिया हमारे पास फलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है, तो वो 11% उसमें चांसेस होते हैं। ओके, इसके अलावा एम्पुलरी उसने हमें बता दिया है 70% चांसेस होंगे एम्पुलरी रीजन के अंदर। एम्पुलरी के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के। मैंने अचानक जगह चेंज की है, मुझे सांस थोड़ा फूल गया, नीचे से ऊपर आई हूँ। इट्स ओके। फिर एम्पुलरी के जो कि 70% होते हैं। फिर इस्टमिक आ जाता है, उसने हमें बता दिया इस्टमिक में 12% होंगे और इंटस्टिशियल में 2 से 4। तो फिम्ब्रिया हमने देख लिया 11% चांसेस होते हैं इधर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के।
जो एम्पलरी होता है उसके अंदर 70% होते हैं। फिर इस्टमस में हमने 1% ज़्यादा कर दिया, 12 कर दिया। फिम्ब्रिया में 11 था, तो इसमें इस्टमस में हमने इस्टमिक जो रीजन होता है उसके अंदर हमने 12% कर दिए। और जो इंटरस्टिशियल रीजन है उसके अंदर 2 से 4% चांसेस होते हैं। बाकी 95% से ज़्यादा चांसेस ट्यूबल में पड़े थे। ओवेरियन के अंदर सिर्फ 3% चांस होते हैं। अगर एब्डोमिनल का देखो तो नीचे अलग करके उन्होंने बनाया हुआ है, 1% होता है। और नीचे से देखो तो सर्विकल रीजन के अंदर भी लेस दैन 1% चांस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। सिजेरियन स्कार जहाँ पे लगता है उधर लेस दैन 1% होता है। और इंट्राम्यूरल के अंदर भी लेस दैन 1% होता है। तो ये हमने कुछ देख ली, 11%, 70%, 12%, 2 से 4%, 3% और 1% वगैरह सारी चीज़ें देख ली। इंट्राम्यूरल में भी 1। उसके बाद आ जाता है जी रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी आई थिंक सो डिजीज़ होती है। तो अगर किसी को कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो उस केस के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं हमसे, तो हमने PID बताना है और इसके अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आ जाती है कि कोई किसी को कोई डिज़ीज़ तो नहीं थी। फिर इसके अलावा कंट्रासेप्शन फेलियर, किसी ने कोई कंट्रासेप्शन दवाई ली हुई थी तो उसकी वजह से अगर वो फेल हो जाए तो फिर ये इसका रिस्क फैक्टर बन सकता है। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर हमने पहले क्या देखा, PID देखा कि किसी को अगर कोई ऐसी बीमारी रही है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ रही है तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो जाना, या कंट्रासेप्शन फेलियर, किसी ने कोई कंट्रासेप्टिव पिल खाई थी, कोई दवाई खाई थी और वो दवाई ठीक से असर ना कर पाई और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल लाइगेशन, जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसके ऊपर लाइगेशन लगी थी, नॉट लगा था, जो नॉट लगाते हैं, घेरा जिसे कहते हैं, तो ट्यूबल लाइगेशन हुई हुई थी अगर किसी की, तो उधर हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी का ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हुई है किसी की फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है तो वहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर किसी की पहले भी एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसको दोबारा चांसेस भी हो सकते हैं होने के। हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर पहले उसका मतलब बेबी नहीं हो रहा था, वो इनफर्टाइल थी, तो उसके बाद अगर अब हुआ है कंसीव तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी गई, तो अगर किसी ने आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक अप्लाई की हुई है तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है तो उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है अगर किसी ने, तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है इसका मतलब, या इंट्रायूट्राइन डिजीज़ अगर किसी को, तो उस वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्राइसिस, एंडोमेट्रियम हमारे पास यूट्रस की ही वॉल होती है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, एंडोमेट्राइसिस अगर, तो हमने क्या क्या देखा, हमने हिस्ट्री ऑफ PID देखा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री थी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कंट्रासेप्शन फेलियर हो गया तो उस वजह से हो सकती है। ट्यूबल लाइगेशन, अगर किसी की ट्यूब के ऊपर लाइगेशन लगी हुई है तो उस वजह से हो सकती है। ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, अगर किसी ने सर्जरी कराई है तो वो हो सकती है। प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी अगर, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी और ART, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक थी अगर, या फिर IUD थी। इसमें से जो भी चीज़ें आपको याद रह जाए हमने रिस्क फैक्टर्स के अंदर ये लिख देनी है। ART लिख देना है, IUD लिख देना है, PID की हिस्ट्री लिख दी है और एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री लिख दी है और ट्यूबल लाइगेशन और ट्यूबल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की बात कर दी है हमने। फिर आ जाता है जी फेट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब मज़ीद उसके बाद में क्या होता है। या तो ट्यूबल मोल होता है, या ट्यूबल अबॉर्शन हो जाती है, या ट्यूबल रप्चर हो जाती है, या ट्यूबल परफोरेशन हो जाती है। मॉल का मीनिंग इतना खास नहीं मुझे पता, लेकिन ये हमने याद रखना है कि फेट क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, कि ट्यूबल मोल हो सकता है या फिर वहाँ पर ट्यूबल एबॉर्शन हो सकती है। चार चीज़ें तो उसने ट्यूबल रिलेटेड बताई हैं, ट्यूबल मोल, ट्यूबल एबॉर्शन, ट्यूबल रप्चर, ट्यूबल परफोरेशन, सुराख से या परफोरेट हो सकता है, या फिर वो कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पे वो कंटिन्यू रहती है। तो मोल, एबॉर्शन, सॉरी रप्चर और परफोरेशन, ठीक है, और कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी आ जाता है, ये इसकी फेट थी। ओके, फिर क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो हमने देखना है कि ये क्या हो सकती है। एक्यूट भी हो सकती है जिसके अंदर ट्यूब रप्चर हो गया या फिर उसकी अबॉर्शन हो गई है, तो ये इसका एक्यूट होगा। कि एक्यूट में हमने क्या देखा है कि ट्यूबल रप्चर हो गई, या अबॉर्शन हो गई, या फिर अनरप्चर्ड है, या फिर सब एक्यूट और क्रोनिक और ओल्ड आ सकती है। तो हमने कौन कौन सी देखी है, हमने देखा है कि ट्यूब के ऊपर रप्चर आ गया है, एक्यूट के अंदर ट्यूबल रप्चर हो सकता है या ट्यूबल अबॉर्शन हो जाता होता है। मतलब एक्यूट वाली प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करती, वो क्रोनिक तक नहीं जाती, वो पहले ही मिसकैरेज हो जाता है, ट्यूब रप्चर हो जाती है या उसका अबॉर्शन हो जाता है, या फिर अनरप्चर भी होती है, फिर वो सब एक्यूट में चली जाती है और फिर
क्रॉनिक या ओड भी हो सकती है। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसने हमें बता दिया एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अगर किसी को मतलब डायग्नोज हो गया और पता चल भी गया तो ये सिम्टम्स हमें वैसे शो होते हैं। जो एग्जामिनर है उसको ये सिम्टम्स शो होंगे, क्या होगा कि उस औरत को एब्डोमिनल पेन होगी। और एब्डोमिनल पेन उसने हमें बता दिया है 95% चांसेस होते हैं कि जिसको एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके पेट में दर्द होगी, उसको एमनोरिया हो जाएगा, यानी पीरियड्स रुक जाते हैं। ठीक है, सिजेशन ऑफ पीरियड्स एमनोरिया उसको कहते हैं। 80% उसके उसने हमें रेंज बता दिया, चांसेस बता दिया। वेजाइनल ब्लीडिंग उसने बता दिया 70% होती है, केसेस में होती है। और प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो आते हैं वो भी 20% केसेस में हो रहे होते हैं। सिनकोप उसको होता है 50% इसके चांसेस हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स का आना, जीआई ट्रैक्ट में दर्द होना या कोई प्रॉब्लम आना, डाइजेशन वगैरह प्रॉब्लम आना, तो 80% होते हैं। तो हमने क्या देखा, पेट में दर्द हो सकता है उसको, फिर एमनोरिया हो सकता है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं, सिनकोप हो सकता है और जीआई सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर क्लासिक ट्रायड ऑफ द सिम्टम्स, अब उसने ट्रायड मतलब 3 सिम्टम्स उसने बता दिए जो कि ज़्यादा कॉमन होते हैं। एब्डोमिनल पेन का होना, एमनोरिया का होना और वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। तो एब्डोमिनल पेन तो 100% चांसेस हैं इसके, और 100% केसेस में ये होता है कि एब्डोमिनल पेन होती है। फिर एमनोरिया के उसने हमें बता दिया 75% है, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो 70। तो एब्डोमिनल पेन का हमने 100% बता दिया, और एमनोरिया का 75% और जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उसका हमने 70% बता दिया। फिर क्लिनिकल अप्रोच में क्या जाता है, एक्यूट एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है वो होती है अगर किसी को 30% आर द एक्यूट केसेस, और 30% केसेस एक्यूट होते हैं कि मतलब वो हुई और अबॉर्शन हो गए या रप्चर हो गई, ट्यूब रप्चर हो गई, तो 30% केसेस होते हैं जी एक्यूट केसेस के एसोसिएटेड विद ट्यूबल रप्चर। तो इस केस में क्या होता है कि जो ट्यूब रप्चर हो जाती है और ट्यूबल अबॉर्शन हो जाता है विद मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, और जो इंट्रापेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाता है, मैसिव हेमरेज होता है, क्योंकि ट्यूब जो रप्चर हो गई है और ट्यूब का अबॉर्शन हो गया, इसलिए वहाँ पर तो ये उसने हमें क्या बताया है, एसोसिएट विद ट्यूबल रप्चर के ट्यूब रप्चर हो जाती है, ट्यूब का अबॉर्शन हो सकता है यहाँ पर, साथ साथ मैसिव इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज होती है। प्रोफाइल उसने हमें बता दी 20 से 30 ईयर्स, कितने एज के फीमेल्स के अंदर ये होता है, यहाँ जो 20 से 30 ईयर्स की एज में ये हो रहा होता है। एसोसिएटेड विद रिस्क फैक्टर्स, हमने ऊपर रिस्क फैक्टर्स का नाम लिया है कि पीआईडी डिजीज़ तो नहीं थी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स वगैरह हमने देखी हैं। ठीक है ना, ART आर्ट से याद रखना, जिसमें आर्ट होती है एक, IUD इंट्रायूट्राइन डिजीज़, इस तरह याद रखना है हमने, और हिस्ट्री ऑफ द PID के तौर पर याद रखना है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद हो जाता है एसोसिएट विद रिस्क फैक्टर्स, हो सकता है मोड ऑफ ऑनसेट इज़ एक्यूट, इसका जो मोड ऑफ ऑनसेट होता है वो एक्यूट होता है, और सिम्टम्स नीचे उसने आगे बता दिए हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ एमनोरिया 6 से 8 वीक्स, हम एक्यूट की ही अभी बात कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट पीरियड होता है एमनोरिया कितनी देर तक रहता है, 1.5 से 2 महीने तक उसको जो एमनोरिया का फेज़ आता है। एब्डोमिनल पेन की अगर बात की जाए तो एक्यूट पेन होती है, एगोनाइजिंग होती है और कॉलिकी होती है, लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिन, यूनिलेटरल बायलैटरल और मे बी जनरलाइज्ड। तो जो एब्डोमिनल पेन होती है वो उसने हमें बता दी है कि वो कैसी होगी, एक्यूट होती है, एगोनाइजिंग हो सकती है, कॉलिक की पेन हो सकती है, और होती किधर है, लोअर एब्डोमिन में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक उसने बता दी है कि किस किस्म की पेन है, एगोनाइजिंग एंड कॉलिक एक्यूट पेन है, और एगोनाइजिंग और कॉलिकी और किधर लोकेटेड होती है, जो लोअर एब्डोमिन में होती है, यूनिलेटरल और बायलैटरल और मे बी जनरलाइज्ड, दोनों साइड पे पेट का दर्द हो रही होती है या एक साइड पे दर्द हो रही होती है, या जनरलाइज पेन होती है। फिर शोल्डर टिप पे की पेन की बात कर दी है, वो 25% केसेस के अंदर उसने बता दिया कि जो शोल्डर टिप की पेन होती है उसके अंदर 25% केसेस मतलब चांसेस होते हैं कि उसको जो शोल्डर टिप के ऊपर पेन हो, फिर वजाइनल ब्लीडिंग आ जाता है। फिर सिनकोपल अटैक उसने बता दिया है 10% आता है। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्सिव वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस, जो वेजोमोटर ब्लड वेजल्स की डिस्टर्बेंस है फॉलोइंग द पेरिटोनियल इरिटेशन फ्राम हीमोपेरिटोनियम। तो जो हीम का मतलब होता है ब्लड, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो ब्लड हैमरेज टाइप हो सकती है। उसने कहा जी रिफ्लेक्स वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जो वेजोमोटर होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही होती है पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से फ्रॉम द हीमो पेरिटोनियम। तो ये सिनकोप अटैक उसने बता दिया कि किस वजह से बंदे को सिनकोप आता है, डिजीनेस सी आती है, चक्कर टाइप होता है, और वो किस में होता है,
रिफ्लेक्स वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस फॉलोइंग द पेरिटोनियल इरिटेशन। और किसके बाद हो रही थी कि पेरिटोनियल में क्या हुई है, इरिटेशन हुई है, किस वजह से, फ्रॉम हीमो पेरिटोनियम की वजह से। तो रिफ्लेक्स वेजोमोटर डिस्टर्बेंस। फिर हो जाता है जी साइंस ऑन एग्जामिनेशन। अच्छा जी, एक्यूट की अगर तो हम बात कर रहे हैं तो लुक्स इल, वो जो औरत होती है, खातून होती है, वो कैसे दिखाई देती है हमें, लुक इल, वो बीमार दिखाई देती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली वो बहुत खामोश सी होती है, क्वाइट होती है, कॉन्शियस होती है और ब्लैंच्ड होती है। मतलब उसका रंग ऐसे ही पेल सा हुआ है, रंगत उड़ी हुई, जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो वो हमें इल दिखाई देगी, क्वाइट दिखाई देगी, कॉन्शियस होती है और ब्लैंच्ड होती है। पेलर ऑफ वेयरिंग डिग्री, और उसका जो रंग होगा वो पेल हो गया होगा। उसके ऊपर जो फीचर्स ऑफ शॉक दिखाई देंगे, उसकी जो पल्स होगी वो रैपिड होती है और फीबल होती है। पल्स उसकी कैसी होगी, रैपिड, या तो पल्स उसकी बहुत तेज़ चल रही होगी, लेकिन तेज़ तो होगी लेकिन फीबल मध्यम होगी, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी, तेज़ होगी लेकिन फीबल होगी। फिर हाइपोटेंशन उसको हो सकती है, ब्लड प्रेशर उसका कम हो सकता है और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड होंगी, हाथ उसके ठंडे पड़े होंगे। फिर एब्डोमेन की बात करें, अगर उसके एब्डोमेन पे हाथ लगा कर देखें तो वो टेंस फील होगा, टेंडर फील होगा, शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट, और उसकी जो डलनेस है वो प्रेजेंट होगी। कुलेंस साइन पॉजिटिव होगा, ये अम्बिलिकल रीजन पे ही कोई साइन होता है। और इसके अंदर हम अ, उसका कलर ख़राब हो जाता है। शायद आगे उन्होंने कुलेंस साइन को एक्सप्लेन भी किया हो। डार्क ब्लूइश डिसकलरेशन अराउंड दी अम्बिलिकस, तो अम्बिलिकस के गिर्द जो डिसकलरेशन सी हो जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि बायो मैनुअल एग्जामिनेशन देखी। बायो मैनुअल एग्जामिनेशन में क्या होता है जी, वेजाइना म्यूकोसा पेल होगा। मैं सोच रही हूँ वीडियो सिर्फ मैं अपने तक ही रखूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं, लेकिन चले देखते हैं क्या करना है। बायो मैनुअल एग्जामिनेशन, जब आप हैंड के थ्रू एग्जामिनेशन करके देखोगे तो जो म्यूकोसा होगा, वेजाइनल म्यूकोसा होगा, वो पेल होगा। यूट्रस नॉर्मली साइज़ और बल्कि, जो यूट्रस का साइज़ होगा यहाँ तो वो नॉर्मल होगा, यहाँ फिर वो बल्कि होगा। एक्सट्रीम टेंडरनेस ऑन सर्विकल मोशन, तो जब सर्विकल मोशन होगी तो उसके ऊपर बहुत टेंडरनेस फील होगी, जो सर्विक्स होगी बहुत टेंडर होगी। एंड इल डिफाइंड बोगी एंड एक्सट्रीमली टेंडर मैस फेल्ट थ्रू द पीओडी, और जब पीओडी कराएंगे तो इल डिफाइंड बॉगी एक्सट्रीमली टेंडर मैस हमें फील होगा। ठीक है, क्या फील होगा, इल डिफाइंड बॉगी एक्सट्रीमली टेंडर मैस। तो जब हम मतलब हाथ लगाते हैं सर्विक्स वगैरह पर या जो भी, तो हमें इल डिफाइंड सा बॉगी से एक्सट्रीमली टेंडर मैस फील होगा पीओडी के थ्रू। फिर आ जाता है क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाता है। इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय हाई क्लिनिकल सस्पिशियस, इसके जो मतलब क्लिनिकल सस्पिशियस काफ़ी नज़र आएंगे हमें, काफ़ी मशकूक चीज़ें नज़र आएंगी। और प्रीवियस अटैक ऑफ एक्यूट पेन फ्रॉम विच शी हैज़ रिकवर्ड, और उसको एक्यूट पेन का अटैक होगा जिससे वो पहले रिकवर कर चुकी हुई थी, वो पेन होगी। इसके अंदर भी एमनोरिया हो सकता है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, डल पेन इन एब्डोमेन, इसके पेट में दर्द होगी। यूरिनरी ब्लैडर एंड बाउल कंप्लेंट्स लाइक डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी रिटेंशन ऑफ द यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर है या जो बाउल है उसको ऐसा लगेगा कि डिसयूरिया है, यूरिनेशन मतलब नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन ऑफ द यूरिन, या तो उसको या बार बार यूरिन आ सकता है और रिटेंशन हो सकती है यूरिन की। फिर रेक्टल टिनेस्मस, तो ये भी उसने हमें सारी साइंस एंड सिम्टम्स बता दिए हैं। फिर रेक्टल कैसे फील होगा, टिनेस्मस उसके ऊपर फील होगी। डायग्नोज बाय द हाई क्लिनिकल सस्पिशियस, और प्रीवियस अटैक ऑफ एक्यूट पेन फ्रॉम विच शी हैज़ रिकवर्ड, तो प्रीवियस अटैक होगा एक्यूट पेन का जिससे वो रिकवर हो चुकी है। और उसको एमनोरिया होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग की हमने बात कर लिया, डल पेन होगी एब्डोमेन के अंदर। और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी बात कर रहे हैं, और बाउल कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं कि क्या यूरिनरी ब्लैडर और बाउल कंप्लेन क्या होगा, कि डिसयूरिया फील होगा या तो फ्रीक्वेंसी या रिटेंशन ऑफ द यूरिन उसको फील होगी। और रेक्टस टिनेस्मस फील होता है जी। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट लुक इल, वेरिंग डिग्री ऑफ पेल, तो दोनों की ना तकरीबन क्लिनिकल साइन सेम है कि जो पेशेंट बीमार दिखाई देगा, वेरिंग डिग्री ऑफ पेलर, वो क्या होगा, पेल होगा। स्लाइट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, उसका बॉडी का ऊपर हमने देखा था एक्सट्रीमिटीज़ उसकी कोल्ड थी, एक्यूट के अंदर वो ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन क्रोनिक के अंदर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये चीज़ एक डिफरेंस है। फीचर्स ऑफ शॉक उसके अंदर प्रेजेंट थे, एक्यूट के अंदर शॉक के फीचर्स प्रेजेंट थे, लेकिन क्रोनिक के अंदर शॉक के फीचर्स एब्सेंट होंगे। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाए तो टेंडरनेस एंड मसल गार्ड ऑन द लोअर एब्डोमिन,
उसको टेंडरनेस फील होगी और मसल गार्ड फील होगा जी लोअर एब्डोमेन के ऊपर। एब्डोमेन की उसने हमें बात बता दी है कि लोअर एब्डोमेन के ऊपर मसल गार्डनिंग हुई हुई है और टेंडरनेस हुई हुई है। मैस में बी फेल्ट इरेगुलर एंड टेंडर। तो जो मैस होगा वो फेल्ट किया जा सकता है, कोई मैस फील होगा जो कि इरेगुलर होगा और टेंडर होगा। पर विजाइनल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो विजाइना का जो म्यूकोज़ा होगा वो पेल होगा, यूट्रस उसकी नॉर्मल साइज़ की होगी। और पर विजाइनल की ही बात कर रहे हैं कि इल डिफाइंड बोगी टेंडर मैस फेल्ट होगा थ्रू द पोस्ट फॉर्निक्स, और उसका विजाइना का यहाँ पर पार्ट होता है फॉर्निक्स। तो उसने क्या बताया कि इल डिफाइंड बोगी टेंडर मैस फील हो रहा है थ्रू द पोस्ट फॉर्निक्स। अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कोई रप्चर नहीं हुआ, कोई ट्यूब वगैरह रप्चर नहीं हुई, तो ये कैसे डायग्नोज होती है जी? डायग्नोज इन लेप्रोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए नहीं हो रही, बल्कि ये कहाँ का अल्ट्रासाउंड या कहाँ पे कराई गई है डायग्नोस्टिक टेस्ट एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। लेप्रोस्कोपी हम इसके अंदर एब्डोमिनल चेक करते हैं, तो ये लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी के ज़रिए पता चलती है। क्लिनिकल फीचर क्या है? हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब सस्पिशन था इसका काफ़ी डिग्री का। डिलेड पीरियड ऑफ स्टार्टिंग विद द डिस्कम्फर्ट इन लोअर एब्डोमेन, इसके अंदर भी जो डिस्कम्फर्ट है वो लोअर एब्डोमेन के अंदर फील होगी। और पर वजाइनल अगर देख रहे हैं तो यूट्रस नॉर्मल इन साइज़ होगी और फिर्म होगी। स्मॉल टेंडर मैस फेल्ट इन द फॉर्निक्स, तो स्मॉल जो टेंडर मैस है वो फॉर्निक्स के अंदर फेल्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन उसने हमें बता दी हैं। टीवीएस हो सकता है जी, बीटा HCG हो सकता है, लेप्रोस्कोपी। तो इसके 3 इन्वेस्टिगेशंस बता दी हैं। टीवीएस करा सकते हो, बीटा HCG करा सकते हो, टीवी से याद रखना, जैसे टीवी होता है ना, टीवीएस करा सकते हो, बीटा HCG कराते हो और लेप्रोस्कोपी करा सकते हो। HCG अंदर लेप्रोस्कोपी करा सकते हो। फिर अब हमारी सिर्फ आखिरी 2 स्लाइड्स रह गई हैं, आई थिंक सो। क्रॉनिक और ओल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है जी? इसी के अंदर लिखा हुआ है कि आंसर इज इंसीडियस। आंसर ज़रा स्लो होता है। पेशेंट हैड प्रीवियस अटैक ऑफ एक्यूट पेन। जो पेशेंट होता है जी उसको एक्यूट पेन का अटैक होता है, फ्रॉम विच शी हैज़ रिकवर्ड, और शी हैज़ क्रोनिक फीचर्स फ्रॉम द बिगनिंग, और इसको कुछ क्रोनिक फीचर्स आ रहे होते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। शॉर्ट पीरियड ऑफ एमनोरिया, उसका क्या हो सकता है जी? एमनोरिया भी हो सकता है। वेरिंग डिग्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, उसको लोअर, तो एमनोरिया हर एक में डाल देना है। वजाइनल ब्लीडिंग हर एक में डाल देना है। और वेरिंग डिग्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, उसको क्या होती है? लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है। वजाइनल ब्लीडिंग आ सकता है जी, स्कैंटी सीरोसेंजिनस और डार्क कलर। तो वजाइनल ब्लीडिंग के अंदर उसने हमें क्या बता दिया? स्कैंटी कलर होगा या सेंगुइनस। जो सेंगुइनस का मतलब यही होता है कि ब्लड भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ ब्लड सीरम का भी पार्ट आ रहा है, लिक्विड पार्ट भी आ रहा है उसका। और डार्क कलर, तो वजाइनल ब्लीडिंग में उसने हमें बता दिया स्कैंटी होता है जी, सेंगुइनस और तो डार्क कलर आएगा। साइन क्या होता है जी? पेशेंट लुक्स इल, पेलर और वेरिएबल डिग्री। पेशेंट क्या होता है जी? इल दिखाई देता है, पेलर ऑफ वेरिएबल डिग्री। और उसकी क्या होती है? जो वेरिएबल डिग्री होती है मतलब वो लड़की पेल दिखाई देती है। और पल्स कैसी फील होगी? परसिस्टेंट टेकीकार्डिया इवन इन रेस्ट। और वो लड़की या खातून, औरत, ले फीमेल पेशेंट, कुछ भी कह लो, तो परसिस्टेंट टेकीकार्डिया इवन इन रेस्ट, तो उसको टेकीकार्डिया होगा, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा रेस्ट के ऊपर भी। तो ये परसिस्टेंट टेकीकार्डिया इवन इन रेस्ट, ये क्रोनिक में याद रखना होता है। फीचर्स ऑफ शॉक एब्सेंट, फीचर्स ऑफ शॉक एब्सेंट, ये हमने याद रखना है कि जो शॉक के फीचर्स थे वो एक्यूट में प्रेजेंट थे और क्रोनिक में शॉक के फीचर्स एब्सेंट होते हैं। टेम्परेचर स्लाइटली रेज्ड, ऊपर एक्यूट में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कम था और क्रोनिक के अंदर टेम्परेचर रेज्ड होता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो टेंडरनेस और मसल गार्ड फील होता है। मैस इन द लोअर एब्डोमिन, इरेगुलर और टेंडर मैस फील होता है, लोअर एब्डोमिन के अंदर मैस फील होता है। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की जाए तो टेंडर और मसल गार्ड होता है। कूलन साइन पॉजिटिव होता है, यानी डार्क ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस के गिर्द डार्क ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। और पर विजन एग्जामिनेशन में वजाइनल म्यूकोसा पेल फील होता है। जो उन्होंने थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दिया। यूट्रस नॉर्मली बल्की होता है, जो उसका यूट्रस होता है वो कैसे फील हो रहा होता है? बल्की फील होता है। टेंडरनेस ऑन सर्विकल मोशन, मूवमेंट जब सर्विक्स मूव करती है तो टेंडरनेस फील होती है। एन इल डिफाइंड बोगी एंड एक्सट्रीमली टेंडर मैस fed to the post-lateral fornix extending to the POD। तो एन इल डिफाइंड बोगी और एक्सट्रीमली टेंडर मैस, यहाँ तो बहुत ही बोगी सा और ना एक्सट्रीमली टेंडर मैस फील होगा।
और वो कैसे फील होगा टू द पोस्टीरियर लेटरल फॉर्निक्स एक्सटेंडिंग टू द पीओडी। तो हम बस ये कहेंगे कि इल डिफाइंड सा भोगी एक्सट्रीमली टेंडर मैस फेल्ट होगा और फेल्ट थ्रू द पोस्टीरियर लेटरल फॉर्निक्स, और ये पोस्टीरियर लेटरल फॉर्निक्स में फेल्ट किया एक्सटेंडिंग टू द पीओडी। बस यहाँ तक ही था हमारा सिलेबस में। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।